तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट वेट मैं थोड़ा सा हाईलाइट को मिटा देता हूँ ये। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो हमें इसके बारे में शॉर्ट नोट देना है इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में। ठीक है, और मैं अगर सेक्शन सी की बात करूँ तो मतलब यहाँ पे क्या सेक्शन ए बी सी और डी, मतलब सी बना बाकी था, डी ए और बी ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हो बिकॉज आपकी कल एग्ज़ाम है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN। ठीक है, जुडिशियल का मतलब होता है न्याय। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो न्याय तंत्र यहाँ पर बोल सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट है, वो एक UN का विशेष अंग है। ठीक है, जो न्याय करता है। तो UN का मतलब फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। एंड आगे लिखा है द कोर्ट हैज़ 2 फंक्शन। कोर्ट के 2 फंक्शन है कि इन पे कार्य करता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा है टू सेटल इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड बाय स्टेट। कहने का मतलब ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुति कानूनी विवादों का निपटारा करना है। कहने का मतलब ये ना कि कोई भी स्टेट है, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, अपने इशू को लेके आते हैं, तो उस चीज़ का निपटारा करना ये इंटरनेशनल कोर्ट का काम है। आगे दिया है एंड टू गिव द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय ऑथराइज्ड UN ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कानूनी प्रश्नों पर मतलब सलाह देना। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है द कोर्ट साइड्स इन द पीस पैलेस along with other institutions concerned and with international law including the Peace Palace Library। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि कोर्ट पीस पैलेस लाइब्रेरी सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित अन्य संस्थानों के साथ पीस पैलेस में बैठता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पीस पैलेस एक जगह है जहाँ पे क्या है, ये लाइब्रेरी के साथ बैठता है, मतलब जो भी मतलब उसके बड़े अध्यक्ष वगैरह वो सारी चीज़ें। एंड आगे दिया है कि द पीस पैलेस लाइब्रेरी इज़ नॉट अ UN बॉडी। ठीक है, ये जो पीस पैलेस लाइब्रेरी है वो UN का कोई भी अंग नहीं है, कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ साथ में रहता है, जो क्या है मतलब न्याय करने के लिए रहता है। ठीक है, एंड आगे दिया है कि इट प्रोवाइड एक्सीलेंट रिसर्चेस गाइड ऑन अ वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ टॉपिक्स। तो यहाँ पे दिया है कि यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून विषयों पर उत्कृष्ट शोध मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पीस पैलेस लाइब्रेरी है वो क्या एक अच्छा गाइड का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास दो हमारे पास ये इसके फंक्शन है। सबसे पहला क्या है कि किसी भी मतलब है ना राज्य के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको क्लियर करना। दूसरा, यहाँ पे इसके साथ मिलके पीस पैलेस लाइब्रेरी के साथ मिलके किसी भी नए टॉपिक को मतलब है ना सुलझाना और भी मतलब उस चीज़ के बारे में चर्चा करना। ठीक है, सो आई होप पहला वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 28 के। यहाँ पे लिखा है गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्यूबन क्राइसिस। हमें क्यूबन क्राइसिस के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 वॉज डायरेक्ट एंड डेंजरस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वार एंड वॉज द मोमेंट्स व्हेन द 2 सुपर पावर केम क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अक्टूबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सीधा और खतरनाक टकराव था। ठीक है, एंड आगे बोला हमारे पास और यही वह क्षण था जब दोनों महाशक्तियां परमाणु संघर्ष के सबसे करीब आ गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर है ना बम तक मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, एक दूसरे पर मतलब फेंकने ही वाले थे, ऐसा समझ के चलो। एंड आगे लिखा है कि द क्राइसिस वॉज यूनिक इन अ नंबर। ठीक है, और ये जो संकट था ना ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा अनोखा था। एंड आगे लिखा है कि वेज फ्यूचर कैलकुलेशन एंड मिस कैलकुलेशन एज वेल एज डायरेक्ट एंड सेक्रेट कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 साइड्स। मतलब यहाँ पे बोला है कि एक अनोखा तरीका था एंड जिसमें गणना और गलत अनुमान के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष और गुप्त संचार और गलत संचार शामिल है। ठीक है, तो ये क्या है वापस से मतलब क्या युद्ध था वो ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, इनके बीच में एक तरह की ट्रीटी हुई थी। चलो मैं आपको अब हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, ओके, सो 2 कंट्री के बीच में हमारे पास ये विवाद था।
एक तो अमेरिका जिसे यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, यूएस बोल सकते हैं, और एक दूसरा था हमारे पास यूएसएसआर, ठीक है, जिसे हम रशिया बोलते हैं। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट था और रशिया था, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रही थी। तो रशिया ने क्या किया था ना कि एक क्यूबा नाम की एक जगह थी, क्यूबा, वहाँ पे अपनी मिसाइल ला के रख ली थी चुपचाप आके, ठीक है, बिकॉज क्या है, ये यूएस के ऊपर हमला कर सके। अब ये चीज़ यूएस को मालूम पड़ी, तो यूएस वालों ने क्या किया, अपनी भी मिसाइल लेके गए यहाँ पे और उनसे बोला कि जो अपनी मिसाइल क्यूबा में रखी है उन्हें शांति से वापस ले लो, नहीं तो हम भी तुम्हारी तरह जवाब देंगे। मतलब क्या है, दोनों के पास परमाणु बम थे, दोनों के पास परमाणु में तो मिसाइल थी, ठीक है, तो दोनों ही क्या है एकदम नष्ट हो जाते। तो इनके बाद में ना क्या था, इनके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था, मिसकम्युनिकेशन था, वो कैसे भी करके क्लियर किया गया और दोनों ही देश, मतलब है ना, यहाँ पे अमेरिका ने बोला कि तुम यहाँ से हटा लेते हो ना तो हम भी तुम्हारे ऊपर ये जो क्या बोलते हैं मिसाइल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूएसएसआर था, जस्ट इसको लगा कि मतलब है ना शायद छोड़ ना दे, तो इनके बीच में क्या एक तरह का ट्रीटी हुआ, या हम बोल सकते हैं क्या एक विवाद नहीं बोल सकते, सॉरी, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों ने बातचीत की और बोला कि तुम मतलब है ना हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे, इसी तो ही हम क्या करेंगे, यहाँ से जो क्यूबा से मिसाइल वापस लेके जाएंगे, रशिया ने कहा। तो जब दोनों के बीच में मतलब ये चीज़ बात है ना फाइनल हो गई, ठीक है, वाद विवाद फाइनल हो गया, तो यहाँ पे जो रशिया था उसने क्या किया, क्यूबा से अपनी जो मिसाइलें वापस ले ली, और इसी तरीके से जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट था, वो भी अपनी मिसाइल लेके वापस चला गया। और इस वजह से क्या दोनों ही देश के जो विवाद थे वो थम गए थे, और इसीलिए इसे क्यूबन क्राइसिस बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखनी है। यहाँ पे लिखा है द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ पीरियड दैट बिगेन इन द 1960s ड्यूरिंग विच एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड वॉज कन्वर्टेड इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड सिस्टम बाय द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि हरित क्रांति एक ऐसा अवधि थी जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसके दौरान भारत में कृषि को प्रौद्योगिकी और मतलब यहाँ पे अलग अलग तकनीकों को अपना कर एक आधुनिक उद्योगों की प्रणाली को अवसर मिला, ठीक है। एंड आगे लिखा है कि सच एज द यूज़ ऑफ हाई ईल्ड वैरायटी, मतलब HYV। अब यहाँ पे हाई ईल्ड वैरायटी का यूज़ की, जैसे सीड्स हो गए, मतलब है ना अलग अलग बीज हो गए अलग अलग तरीके के, फिर मैकेनिज्ड फार्म टूल्स जैसे ट्रैक्टर वगैरह, वो सारी चीज़ें क्या अब देखो 1960 के बाद क्या ये सब मतलब यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। एंड आगे लिखा है क्या, इरीगेशन मतलब सिंचाई के अलग अलग मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें। एंड आगे लिखा है कि पेस्टिसाइड तो आपको पता होगा, जैसे वो कीड़ों मारने की जगह मतलब ना दवा होती है उसको बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स, सो मैनली लेड बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या दिया कि जो भी यहाँ पे एक तरह की ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले जो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट थे ना, वो MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, इन इंडिया के अंदर। अब दिस पीरियड वाज पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रीन रिवॉल्यूशन एंडेवर initiated by Norman Borlaug, which large agriculture research and technology and to increase agriculture productivity in the developing world। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये अवधि नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है हरित क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एंड जिसने विकासशील दुनिया में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया, ठीक है। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो। यहाँ पे चलते सीधे हम क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। देखो अब यहाँ पे लिखा है कि वाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू टेक पुलिस एक्शन फॉर द मर्जर ऑफ हैदराबाद, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया ने ना यहाँ पे जो पुलिस का सपोर्ट क्यों लिया हैदराबाद को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि पुलिस एक्शन वॉज टेकन इन हैदराबाद बिकॉज निज़ाम ऑफिसर स्टार्टेड कम्युनिटिंग एट्रोसिटीज़ ऑन द पीपल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो निज़ाम के जो लोग थे ना, ऑफिसर्स थे ना, वो इनोसेंट पीपल्स के ऊपर है ना वैसे गैर फालतू मतलब मारने पीटने लग गए थे, ठीक है, उनका शोषण करने लग गए थे, ठीक है। एंड आगे बोला लिखा है कि अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मर्ज्ड विथ यूनियन ऑफ इंडिया बाय यूजिंग पुलिस फोर्स ऑन 17 सितंबर 1948। तो अब जस्ट यहाँ पे क्या है क्या बोलते भारत को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, हैदराबाद के अंदर जो मतलब निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। तो इसने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, पुलिस फोर्स की सहायता लेके हैदराबाद को भी अपने अंदर मर्ज कर लिया। मर्ज कब किया, 17 सितंबर 1948 में। ओके, सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो।
तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 30 की। यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट यूज़फुल एंड लिमिटेशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हमें लिमिटेशन और यूज़फुल इन दोनों के ऊपर है ना इस पर पॉइंट्स लिखने हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़फुलनेस ऑफ राज्यसभा। कहने का मतलब ये है कि जो राज्यसभा है उसका अच्छी तरीके से उपयोग। अब यहाँ पे कैसे है, जैसे हमारे पास बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यूज़फुलनेस की बात करते हैं, तो इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। देखो, ये जो राज्यसभा है ना, इसे परमानेंट हाउस बोला जाता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसके कभी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं बी पॉइंट की, तो यहाँ पे बोला है कि एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर जनरली ओल्डर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इससे पुराने और बुजुर्ग राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर, जो अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और बहुत मतलब उम्र में भी बड़े हैं। एंड आगे बोला है हमारे पास पॉइंट सी में कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी अपॉइंटेड इन द कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन की कि राज्यसभा की लिमिटेशन क्या है। सो मैनी थिंग्स डन बाय द लोकसभा आर रिपीटेड इन द राज्यसभा। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकसभा के अंदर होने के मतलब है ना जाने के बाद भी वापस से राज्यसभा के अंदर आती हैं। एंड दिस इज़ द अननेसेसरी एंड द प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव एज वेल एज टाइम कंज्यूम। तो ऐसी जो व्यथा है ना वो एक अननेसेसरी है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं, तो सिंस द राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व इट एंड शैडो द दोज मेंबर्स विच डू नॉट वर्क प्रॉपरली। कहने का मतलब ये है कि जो राज्यसभा की जो नज़र है ना वो ऐसे लोगों पर बनी रहती है जो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करते। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। देखो, अब इसको भी प्रॉपर तरीके से समझना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जस्ट वेट। अब आप इसे एक बार हाईलाइट करते हैं अच्छे से। सो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास क्या कि फंक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टीज़। जो रूलिंग पार्टीज़ है उनके फंक्शन क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, सॉरी हमने। द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी आर टू व्हील्स ऑफ कैरियर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का अर्थ ये है कि जो दोनों अपोजिशन पार्टी है ना वो किस प्रकार से लोकतंत्र के रथ के दो पहिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैरियर का मतलब रथ होता है और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, इसके कैसे ये जो दो अपोजिशन पार्टी हैं वो कैसे दो पहिए हैं उनको हमें चर्चा करना है। तो फंक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टीज़, अब जैसे जिसका रूल हो रहा है उसकी पार्टी की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, हाँ, सबसे पहला पॉइंट है दे प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। तो सबसे पहला जो काम है ना यहाँ पे जो रूल कर रही हैं, ठीक है, तो वे देश के लिए कानून बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं और यहाँ पे कानून को मतलब ना लागू करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। तो यहाँ पे बोला है कि वे सरकार बनाते हैं और सरकार और देश को चलाते हैं। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट है दे रिक्वायर्ड लीडर्स ट्रेन देम एंड देन मेक मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि वे नेताओं को भर्ती करते हैं और उन्हें मतलब है ना सिखाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं और फिर सरकार चलाने के लिए मंत्री बनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की। मैं हाईलाइट दूसरे कलर से करता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस तरीके से अलग, अपोजिशन पार्टी के क्या फंक्शन होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है दे अपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यू। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो अपोजिशन पार्टी होगी ना उसका एक देखने का अलग नज़रिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो चीज़ कमी निकालेगा, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी ये पॉइंट के अकॉर्डिंग व्यक्त करता हूँ। तो वे अलग अलग विचार और व्यक्त करके सरकार का विरोध करते हैं। ठीक है, अब सरकार का विरोध कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अब मैं ना एक मोदी, जस्ट वेट, मैं पे मोदी जी और केजरीवाल इन दोनों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, केजरीवाल इनकी बात करता हूँ। तो देखो जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी मतलब है ना स्कीम्स निकाली हैं बहू बेटियों के लिए और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मतलब यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो इन्होंने स्कूल और कॉलेजों को लेके ना कोई भी काम नहीं किया मोदी जी ने। बट अगर मैं वहीं पे केजरीवाल की बात करूँ
तो उन्होंने जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की, मतलब है ना बिल फ्री कर दिए, और स्कूल कॉलेजों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, तो अगर देखो अभी प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं, तो केजरीवाल की नज़र है किसके ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कि उन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो मतलब क्या ये अलग तरीके से नज़रिया है किसका, केजरीवाल का, मोदी जी के ऊपर। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, वो पोल पट्टी खोलते हैं कि इन्होंने इस पे काम नहीं किया, उन्होंने गलत पैसा खर्च किया, वो सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले की हमें कमी महसूस होती है कि हाँ इन्होंने सही से काम नहीं किया, शायद ये सही काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो पोल पट्टी के द्वारा है ना हमारे सामने सब उजागर होता रहता है। एंड देखो आगे क्या दिया है, जस्ट हाईलाइट करते हैं। हाँ, सो दे क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फ्यूचर एंड रॉन्ग पॉलिसीज़, मतलब वे सरकार की विफलता और गलत नीतियों के लिए आलोचना करते हैं। आलोचना मतलब बोले तो बुराई करते हैं, जैसे केजरीवाल मोदी जी की करते हैं, मोदी जी केजरीवाल की करते हैं, इस तरीके से। एंड आगे लिखा है कि दे मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे बोला कि वे सरकार के प्रति विरोध लाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आई होप ये रूलिंग पार्टी वाला भी क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको आ गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे बात करते हैं मेंशन ऑफ द फेयर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें फेयर्स की बात कर रहे हैं। फेयर का मतलब होता है मेले। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया के हमें मेले की बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेयर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे आपको समझना है प्रॉपर तरीके से। सबसे पहला पॉइंट लिया गया है द पुष्कर फेयर। ये जो पुष्कर फेयर है वो राजस्थान में लगाया जाता है। कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस मेले के अंदर कैमल्स की सेल होती है। ठीक है ना, ऊँटों की सेल होती है। और बात करते हैं हम सिद्धपुर मेले की, तो वो गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूँ, पुष्कर मेला किसके अंदर फेमस है, राजस्थान के अंदर, जो कि कैमल के लिए जाना जाता है, मतलब कैमल की सेलिंग होती है यहाँ पे, और ये लगाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सिद्धपुर फेयर की बात करें तो ये गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आगे की बात करते हैं। सो द फेयर ऑफ फॉर द सेल ऑफ डंकी हेल्ड एट व्यूथा ऑफ धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी आल्सो, हम बोल सकते हैं फेमस। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डंकी की जो सेलिंग है ना, व्यूथा ऑफ धोलका और तालुका के अंदर की जाती है, जो कि अहमदाबाद की डिस्ट्रिक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो ये भी मेले ही हैं। तीसरी अगर बात करें तो अदर वेल नो एज फेयर आर तारनेत्र फेयर नियर थानगढ़ इन गुजरात। ठीक है, तारनेत कहाँ पर लगता है, थानगढ़ के पास में। एंड भावनगर फेयर इन नियर जूनागढ़। तो जो भावनगर मतलब है ना मेला है वो जूनागढ़ में लगाया जाता है, उसके पास में लगाया जाता है। एंड यहाँ पे जो दंग दरबार है वो पंचमहल के पास में लगाया जाता है। एंड आगे लिखा है जो अर्ध कुंभ मेला है वो उज्जैन के अंदर लगाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की जगह है। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में आता है उज्जैन। एंड नासिक जो मेला है वो महाराष्ट्र के अंदर लगाया जाता है, और जो गोवा कार्निवल गोवा के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेस्टर्न फेयर। सो आई होप ये वाले भी आपको प्रॉपर क्लियर हो गए। बात करते हैं हम सीधा 32 वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पहनावे की बात की गई है। सो व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू द पीपल्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर। ठीक है, साउथ इंडिया है उसके वहाँ के लोग हैं ना किस तरीके से ड्रेस पहनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि विच टाइप ऑफ ड्रेस डू द पीपल्स इन नॉर्थ इंडिया वेयर। कहने का मतलब ये जो भारत के लोग हैं ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो साउथ भारत के लोग हैं, सॉरी साउथ को क्या बोलते हैं, हाँ उत्तर भारत के लोग हैं, वो किस प्रकार के पोशाक पहनते हैं। पोशाक का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। द ड्रेस ऑफ द नॉर्थ इंडियन पीपल्स। सबसे पहला पॉइंट है नॉर्थ इंडिया, मैन पुट लूज सलवार एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट, यानी जिसको झब्बो बोलते हैं, एंड पंजाबी स्टाइल्स टर्बन। ठीक है, तुर्बन होता है ना वो सर के ऊपर लगाते हैं, आपने देखा होगा ना जो पंजाबी लोग लगा के रखते हैं उस तरीके से। तो जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं ना वो लूज सलवार पहनते हैं, आपने देखा होगा ना कि पजामा बोलते हैं हम उसे। ठीक है, और वहाँ पे बोला है लॉन्ग स्लीव शर्ट जो बाएं तक मतलब आती रहती है, जिसे हम झब्बो भी कहते हैं, और पंजाबी स्टाइल में तुर्बन पहनते हैं। और सम मैन पुट ऑन एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट ओवर द लूज शर्ट एंड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो कुछ जो पुरुष हैं वो ढीली शर्ट के ऊपर कढ़ाई वाली जैकेट पहनते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो देखो वुमेंस वियर सलवार कमीज। ठीक है, तो यहाँ की जो औरतें हैं वो सलवार और कमीज़ पहनती हैं। आगे बोला है कि इट इज़ फेमस एज पंजाबी ड्रेस, जो कि पंजाब में भी मतलब है ना, सॉरी जिसे पंजाबी ड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मेंस जम्मू कश्मीर पुट ऑन क्रोनो लॉन्ग स्लीव झब्बो एंड अ जैकेट एंड
वाइल द वुमेन्स वियर सलवार कमीज एंड टाई स्कार्फ ऑन द हेड। मतलब यहाँ पे बोला है जम्मू कश्मीर के जो पुरुष हैं वो लंबी आस्तीन वाली झब्बो और एक जैकेट पहनते हैं, जबकि महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं और सिर के ऊपर दुपट्टा बांधती हैं। ठीक है, यह बोला स्कार्फ ऑफ द हेड। तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है द ड्रेसिंग ऑफ द पीपल्स इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब दोनों जगह है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में सेम जैसी ड्रेस है। अब सेम कैसी, देखो यहाँ पे बोला है सो सेम एज द जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जैसी ही है, जो कि हमने जम्मू कश्मीर में अभी बात की थी। एंड आगे लिखा है बिजाइड्स द मेल्स हेयर पुट ऑन घर वाली कैप, घर ऐसे गढ़ वाली बोलते हैं वैसे तुम। सो वाइल द फीमेल्स टाई अप स्कार्फ ऑन द हेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो पुरुष हैं ना वो गढ़ वाली टोपी पहनते हैं और जबकि महिलाएं सिर के ऊपर दुपट्टा बांधती हैं। सो अब आगे लिखा है हमारे पास फोर्थ वाले पॉइंट में मैन इन उत्तर प्रदेश पुट ऑन धोती एंड पैरन एंड टाई अ गमछा ऑन द हेड। मतलब जैसे आपने सुना ही होगा, गमछा तो बहुत ही चलता है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुरुष हैं वो धोती और पैरन पहनते हैं और सिर के ऊपर गमछा बांधते हैं। ठीक है, अगर महिलाएं की बात करें तो वुमेन्स वियर साड़ी पेटीकोट एंड ब्लाउज। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। चलिए तो बात करते हैं सीधा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। सो यहाँ पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पे बोला गया हमारे पास इलेक्ट्रो मीडिया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या होती है हम उसे प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज द मीडिया that one can share on any electronic device for the audience viewings, unlike static media and printing in electronic media is broadcasted to the मतलब wider community। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो दर्शकों के देखने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर साझा कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इस तरीके से क्या है लोगों को मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। एंड स्थिर मीडिया के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्यापक समुदाय में प्रसारित किया जाता है। व्यापक समुदाय से जैसे हम बात करते हैं कि प्रिंटिंग मीडिया होता है ना, वो क्या है उसमें लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ लोग सुन के मतलब है ना मतलब आनंद लेते हैं न्यूज़ का। एंड आगे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर थिंग्स सच एज द टेलीविजन, रेडियो और वाइड इंटरनेट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है वाइड इंटरनेट क्या है। एंड आगे लिखा है कि देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टाइप आर बिलो। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, लंबी लाइन है जो विज्ञापन और प्रचार जैसी विभिन्न चीज़ों को प्रसारित करती है और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नीचे प्रकार दिए गए हैं। जैसे हमारे पास टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, शॉप्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है। सो आई होप 33 क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। सो बचा लास्ट क्वेश्चन, मैं इसमें अटैच कर देता हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला नहीं मतलब यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो उसकी बात करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है ना तो हमें किस प्रकार से इसमें बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो मैं कुछ चीज़ें आपको मोबाइल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझना है यहाँ पे। हाँ, कहाँ है हमारे पास। सो व्हाट टू डू सबसे पहले पॉइंट आता है। तो व्हाट टू डू मतलब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है देखो यहाँ पे बोला है ये जो क्वेश्चन नंबर है ना ये हमारे पास 34 का आंसर है। हमारे पास 34 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 34 का आंसर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द एनी डाउटफुल बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर तुम्हें अगर मतलब हमें अगर शक होता है ना तो सबसे पहले हमें क्या करना, पुलिस को बता देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास बोला है कि डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड थिंग्स इन पब्लिक प्लेस एंड सच एज शॉपिंग मॉल्स, सिनेमास, फिर गार्डन्स एंड रिलीजियस मतलब प्लेस एक्सेट्रा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जो मतलब एक तरह की अनजान है, मतलब अनजान ही है या फिर हम बोल सकते हैं देखो हम एकदम अजनबी वाली चीज़ें हैं जो हमने मतलब पहली बार देखी या फिर मतलब ऐसा कुछ हमें लग रहा है कि यहाँ पे मतलब कुछ शक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को हमें टच नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एंड आगे लिखा है कि कॉपरेट इन सिक्योरिटी चेक फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है, और हमें जैसे समझ के चलो अगर कोई चेक कर रहा हो ना तो उनके साथ हमें कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है, उनकी सहायता करनी चाहिए। हाँ भाई ले कर ले भाई, कुछ नहीं है हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, एंड आगे लिखा है कि इफ़ यू रेंट योर हाउस एंड रजिस्टर इट विथ नियर द पुलिस स्टेशन। कहने का मतलब है अगर आप किसी को अपना घर भाड़े पे देते हो ना तो आपको क्या है तुरंत ही मतलब यहाँ पे क्या
पुलिस स्टेशन के पास में, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर जाके उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। एंड आगे लिखा है कहाँ है हमारे पास पॉइंट, ये रहा। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड अंडर लीगल प्रोविजन, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, आगे की सेफ्टी के लिए है। एंड आगे लिखा है कि पब्लिक प्लेस शुड बी वेल इक्विपमेंट विथ CCTV कैमराज। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, जस्ट वेट, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या दिया गया, बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा है। सो पब्लिक प्लेस शुड बी वेल इक्विप्ड विथ CCTV कैमराज, मतलब जो सार्वजनिक स्थान है वो CCTV कैमरा से पहले से ही सुसज्जित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये ना कि कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे CCTV ना हो, ठीक है। एंड आगे लिखा है, हमारा पॉइंट बार बार खो जाता है, यहाँ पे लिखा है कि वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रेन इफ़ एनी पर्सन इज नोटिस्ड हैविंग लेफ्ट लीविंग हिज लगेज एंड बिहाइंड इन फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ एंड इमिडिएटली। कहने का मतलब ये कि बस या ट्रेन में यात्रा करते समय यदि कोई व्यक्ति अपना सामान छोड़ कर जाता हुआ दिखे तो तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करना हमारा अधिकार है, ठीक है। एंड आगे लिखा है इफ़ योर नेबर इज सिंगल एंड डज नॉट मिंगल एंड विथ लोकल पीपल इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर टिल लेट नाइट एंड देन इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट हिज हर बिहेवियर। कहने का मतलब ये है, अगर आपका पड़ोसी अकेला है और स्थानीय लोगों से मेलजोल नहीं रखता है और देर रात तक कंप्यूटर पर काम करता है तो उसके व्यवहार के बारे में हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्फॉर्म पुलिस अबाउट अनक्लेम्ड व्हीकल्स। अगर देखो लावारिस कोई भी अपने पास वाहन पड़ा है तो उसके बारे में तुरंत ही सूचना करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो रोड पे पड़ा हो या फिर घर के पास में पड़ा हो तो तुरंत की तुरंत उस व्हीकल्स की जानकारी हमें पुलिस स्टेशन में दे देनी चाहिए। अब बात आती है जस्ट वेट, हाँ, व्हाट डू नॉट डू, ठीक है। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे लिखा है हमारे पास, मैं पहले पेंसिल को ले लेता हूँ, ओके। सबसे पहले लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट एनी गुड्स और पार्सल फ्रॉम एनी अननोन पर्सन। अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो उससे कोई भी पार्सल को हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिया गया है, थोड़ा मैं आप स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर, ओके। सो यहाँ पे लिखा है डू नॉट रेंट योर हाउस टू अननोन पर्सन एंड विदाउट थ्रू आउट इंक्वायरी अबाउट हिम। और बिना कोई जानकारी के किसी भी व्यक्ति को हमें अपना मकान रेंट पर नहीं देना चाहिए, ठीक है। एंड आगे लिखा है डू नॉट सेल योर होम एंड मोबाइल फ़ोन और व्हीकल्स टू एनी अननोन पर्सन। और अगर समझ के चलो किसी व्यक्ति के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है तो ना ही हमें उसे फ़ोन देना चाहिए, ना ही उसे हमें घर बेचना चाहिए और ना ही उसे व्हीकल बेचना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि किस प्रकार से हमें बचना चाहिए जो टेररिस्ट अटैक है। तो इससे क्या है, आसानी से हम बच सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो अननोन पर्सन होगा ना तो उसकी अगर उसकी ना मतलब है ना ऐसी मतलब कोई विचारधारणा होगी कि मतलब अटैक करना है तो इस तरीके से क्या है वो बच सकते हैं हम लोग अपने आसपास के मतलब क्या है ऐसे लोगों से जो मतलब यहाँ पे क्या है टेररिस्ट अटैक की तरह मतलब काम कर रहे हों। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको क्लियर कर गया हो।